नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 की, जिसमें हमारा मौलिक अधिकार यानी कि हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इससे पहले हम भाग 2 नागरिकता तक पढ़ चुके थे, तो आज भाग 3 की शुरुआत करेंगे। तो हमने पहला बिंदु हमारा इसमें यह है कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जब हमने भारतीय संविधान का एक जो लेसन था, भारतीय संविधान के स्रोत, वो जब पढ़ा था हमने, तो उसमें भी ये बात बताई गई थी कि जो मौलिक अधिकार है वो हमने किस देश से लिए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु है भाग 3, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जो भाग 3 है, मौलिक अधिकार है, उसे भारत का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का हिंदी में अर्थ होता है महाअधिकार पत्र। अब मैग्ना कार्टा क्या है क्या नहीं है वो अभी आगे समझाते हैं उसके बारे में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बिंदु है, सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा अपने देश की जनता को कुछ अधिकार दिए गए, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता था। देखिए बात समझिए कि दुनिया में जो सबसे पहले अपनी जनता को कुछ अधिकार दिए, तो दिए थे इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने। और किस वर्ष दिए? तो 1215 ईस्वी में दिए। तो जो अधिकार दिए थे वो अधिकार एक पत्र पर लिख कर दिए थे। उन अधिकारों को क्या कहा जाता था? उन अधिकारों को कहा गया मैग्ना कार्टा। यानी एक प्रकार से आज के जो मौलिक अधिकार है, यानी उस समय मैग्ना कार्टा कहा गया। तो भारत में जो भाग 3 है उसमें क्या है? मौलिक अधिकार है। तो उससे इसकी क्या कर दी? तुलना कर दी, यानी मौलिक अधिकार की तुलना मैग्ना कार्टा से कर दी। तो आप ये बात याद रखेंगे। अगर कभी क्वेश्चन आता है, बात को ध्यान से समझिए, कि दुनिया में सर्वप्रथम अपने नागरिकों को कुछ अधिकार किसने दिए? तो किसने दिए? ब्रिटेन ने दिए, यानी ब्रिटेन ने दिए थे सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु की अगर बात करें तो हमारा नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, अगर उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी कोई उन मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है, तो हम अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं हम अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के लिए किसी भी अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहला पड़ा हुआ है आपका। तो एक विशेष अधिकार है आपका ये। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु देखें तो नेक्स्ट बिंदु हमारा, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। यानी जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। आगे लिखा हुआ है क्योंकि 44वें संविधान संशोधन यहाँ पर 1978 है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 क में शामिल कर विधिक अधिकार बना दिया गया। देखिए बात को समझिए, यानी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा मूल संविधान था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, आज की बात करें, तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। हमारा एक मौलिक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तो उसे क्या करा? एक संविधान संशोधन करा, 44वां संविधान संशोधन, और किस वर्ष करा? तो 1978 में करा। तो उसके तहत उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। उसे कैसा अधिकार बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी अगर आप अब संपत्ति को लेकर आप अब सीधा सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, यानी आप यहाँ पर अनुच्छेद 32 और 226 का प्रयोग नहीं कर सकते। आप पहले कहाँ जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, जिला न्यायालय में जाओगे। तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? अभी एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार है। आइए अब देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में थे, हमारे 7 मौलिक अधिकार, वो कौन कौन से थे। तो देखिए, पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार यानी स्वतंत्रता का, राइट टू इक्वलिटी, यानी समता। समता कहिए, समानता कहिए, समता या समानता। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक? तो 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम बोल सकते हैं हम, ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक।
तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये अनुच्छेद 23 और 24 में। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद है नेक्स्ट मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। और कैसा अधिकार बना दिया गया था? विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अगर आज आपसे पूछता है कि संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? नहीं। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो 300 कै में, जो आपको अभी पीछे बताया गया था। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में। तो आप याद रखोगे, पहले ये 7 थे, अगर बात करें तो आज ये नंबर 6 निकाल दिया गया। तो जो टोटल मौलिक अधिकार बचे तो कितने बचे? 6 बचे। तो अगर आपसे पूछता है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन सा निकाल दिया गया? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। किस अनुच्छेद में है? तो 300 कै में। देखिए बात को समझिए, अगर आपसे पूछता है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद होगा 12 से लेकर 35 तक ही। आप कहोगे जी यहाँ तो 14 से शुरू कराया और कहाँ पे आपने खत्म करा दिया? 32 पे खत्म करा दिया। देखिए ये 14 से लेकर 32 तक है, लेकिन अगर आपसे पूछे मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो आपका उत्तर 12 से लेकर 35 तक होगा। क्योंकि जो अनुच्छेद 12, 13 है, उसके बाद जो अनुच्छेद 33, 34, 35 है, उनमें भी जो बातें लिखी गई हैं वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछता है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 12 से लेकर 35 तक। लेकिन हाँ, यदि आपसे पूछता है समता का अधिकार किस अनुच्छेद से, तो आप उस समय बताएंगे 14 से 18 तक। अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आप उस समय बताएंगे 19 से लेकर 22 तक। तो आइए देखते हैं हम अपने अनुच्छेद। तो हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12, राज्य शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। यानी इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा। यानी कि देखिए संविधान में जहाँ भी ये शब्द लिखा हुआ है कि संविधान राज्य को यह आदेश देता है, संविधान राज्य को यह आदेश देता है, तो उसका मतलब राज्य से मतलब स्टेट से नहीं होगा। उसका मतलब इस परिभाषा में जिनको राज्य शब्द में परिभाषित किया गया है वो सब आएंगे। सिंपल सी बात समझिए, कोई भी ऐसी संस्था जो सरकारी मदद प्राप्त करती है वो राज्य शब्द की परिभाषा में आएगी। यानी अगर संविधान में लिखा है राज्य को यह आदेश दिया जाता है, इसका मतलब वो आदेश राज्य के लिए भी है, केंद्र के लिए भी है, ग्राम प्रधान के लिए भी है, नगर पालिका के लिए भी है, LIC के लिए भी है, ONGC के लिए है, यूनिवर्सिटी के लिए भी है, स्कूल के लिए भी है। यानी ये सभी के सभी राज्य शब्द की परिभाषा में आएंगे। आपसे इतना डीप नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में क्या चीज़ दी गई है? तो राज्य शब्द की परिभाषा, बात खत्म। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 13 में है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन इससे पहले भी जिक्र करा था हमने कि न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश के संविधान से लिया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये भी बताया था कि दुनिया के 2 ही कोर्ट ऐसे हैं, यानी दुनिया के 2 ही देश ऐसे हैं जिनके कोर्ट के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, एक अमेरिका और दूसरा भारत। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। अगर संसद, यानी आपको पता है हमारे देश में कानून निर्माण का कार्य कौन करती है? संसद। यदि संसद कोई ऐसा कानून बना देती है कि वो कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो हमारे न्यायालयों के पास ये पावर है अनुच्छेद 13 के तहत, न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत, कि वो संसद के बनाए हुए कानून को निरस्त कर सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 13 में। तो आइए अब हम देखते हैं अपना पहला मौलिक अधिकार। हमने बताया था कि कौन सा है, समता का अधिकार, और किस अनुच्छेद से लेकर 14 से लेकर 18 तक। तो 14 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे सभी के सभी। तो हमारा पहला जो अनुच्छेद है इसमें विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि का मतलब होता है कानून, और समक्ष का मतलब उसका सामने, समानता यानी कि इक्वलिटी, यानी कानून के सामने सभी समान होंगे और कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। देखिए
अगर सिंपल शब्दों में आप पढ़ोगे तो आपको यही मतलब निकल के आएगा कि भाई कानून के सामने सब समान है और कानून सबके साथ क्या व्यवहार करेगा, समान व्यवहार करेगा। लेकिन यदि हम इसकी व्याख्या करें, डीप में जाए, तो इसका अर्थ ये होगा कि कानून समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा और असमान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करेगा। देखिए समझिए, उदाहरण से समझा रहा हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ए सामान्य है, बी भी सामान्य। सामान्य सा मतलब जातिगत सामान्य नहीं, यानी हाथ पैर ठीक है, व्यक्ति पूरा हष्ट-पुष्ट है। तो जब ए और बी के साथ कानून व्यवहार करेगा ना, तो कैसा व्यवहार करेगा, समान व्यवहार करेगा। एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। सी दिव्यांग है और डी भी दिव्यांग है, यानी कि परिस्थिति क्या है, समान है। तो सी और डी के साथ जब कानून व्यवहार करेगा तो कैसा व्यवहार करेगा, समान करेगा। लेकिन यदि कानून ए और सी के बीच व्यवहार करेगा तो कैसा व्यवहार करेगा, असमान करेगा, क्योंकि ए की परिस्थिति अलग है और सी की परिस्थिति अलग है। इन दोनों के साथ हम समान व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि इनकी परिस्थिति अलग है। देखिए बात को समझिए, एक कोई अपराधी है, एक कोई पेशेवर अपराधी, मान के चलिए कोई पेशेवर चोर है, उसका कार्य है चोरी करना, और एक व्यक्ति ऐसा जिसने किसी मजबूरी में चोरी करी, तो जिस समय कोर्ट में हो जाएंगे तो न्यायालय उन दोनों की परिस्थिति का अवलोकन करेगा कि उनकी परिस्थिति क्या थी। उन दोनों व्यक्ति का अपराध भले ही एक हो, लेकिन उन दोनों व्यक्ति को दंड या जो सजा है वो समान नहीं दी जाएगी, परिस्थिति के अनुसार दी जाएगी। तो यही बात है कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। विभेद का अर्थ होता है भेदभाव। विभेद का अर्थ होगा भेदभाव। यानी इसमें कहा गया है, यानी जो राज्य से मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया था आपका कि जो राज्य शब्द की परिभाषा में आएंगे वो सभी राज्य के लिए होंगे। तो ये कहा कि राज्य जो है इन चीज़ों को लेकर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आगे चले तो अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के अवसर में समता। लोक नियोजन का मतलब होगा सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को, सभी वर्गों को समान अवसर दिया जाएगा। अब देखिए एक बात को समझिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि भेदभाव नहीं कर सकते इनके आधार पर भेदभाव होता है। आप सरकारी नौकरी में देख लीजिए, जाति के आधार पर भेदभाव है, बिल्कुल है। लिंग के आधार पर भेदभाव है, बिल्कुल है। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव है, बिल्कुल है। तो आप कहोगे जी आप तो कह रहे कि भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन भेदभाव हो रहा। देखिए जो अनुच्छेद 15 है, इसके 2-3 अनुच्छेद और है, 15(1), 15(2), 15(3), उनमें ये कहा गया है कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, अनुच्छेद 15 में कहा गया। लेकिन साथ ही ये कहा गया है कि अगर सरकार चाहे तो सकारात्मक भेदभाव कर सकती है। कैसा भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव। देखिए सकारात्मक भेदभाव क्या है, बात को समझिए। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में पुरुषों का स्थानीय है और सरकारी नौकरियों में महिलाओं का स्थानीय है। सरकारी नौकरियों में पुरुष इतने हैं और महिला इतनी है। अगर अब पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाए तो भाई पुरुष कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, और महिलाएं कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेंगी। तो इनमें कभी भी समानता नहीं आने की। तो सकारात्मक भेदभाव का मतलब है इनको यहाँ पर पहुँचाने के लिए एक भेदभाव किया जाएगा, तो सकारात्मक भेदभाव होगा। जिस दिन ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जो है आपका जो आरक्षण सिस्टम है जो है समाप्त कर दिया जाएगा, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये इसमें तो लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में क्या अवसर में समता, तो वो बात है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, कि समाज में पहले बहुत ज़्यादा छुआछूत थी, तो उस अस्पृश्यता को जो है एक प्रकार से कहा जा कि अपराध घोषित किया गया कि कोई व्यक्तिगत समाज में छुआछूत फैलाता है, छुआछूत को मानता है, तो उस व्यक्ति पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा और व्यक्ति अपने जीवन काल में भी कभी भी MP MLA का चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद बात करें उपाधियों का अंत, एंड्स ऑफ टाइटल। अस्पृश्यता को अनटचेबिलिटी बोलते थे इंग्लिश में, उपाधियों का अंत। देखिए पहले क्या था, जो अंग्रेज़ थे, जो अंग्रेज़ों के वफादार व्यक्ति थे, अंग्रेज़ उन्हें कुछ उपाधि देते थे। जैसे किसी को उपाधि दे दी सर की उपाधि दे दी, किसी को राय बहादुर की उपाधि दे दी, किसी को राय सिंह की उपाधि दे दी। तो व्यक्ति मान लीजिए किसी का नाम विजय है, तो उसे राय बहादुर की उपाधि मिली हुई, तो अपना नाम लिखता था राय बहादुर विजय सिंह। तो इससे समाज में एक प्रभाव पड़ता था कि ये व्यक्ति, हाँ ये जो व्यक्ति है इसका समाज में स्टेटस अलग है।
तो जब संविधान बनाया गया तो उसमें उपाधि समाप्त कर दी गई। ये कहा कि कोई व्यक्ति अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय में उपाधि धारण नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है, पद्म भूषण, पद्म श्री या पद्म विभूषण, वो भी व्यक्ति अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय में उपाधि धारण नहीं कर सकता। ठीक है, केवल अगर उपाधि धारण करनी है तो दो प्रकार की उपाधि धारण कर सकता है, एक है एजुकेशनल यानी शैक्षिक उपाधि और एक है सैन्य उपाधि। या तो आपने सेना के द्वारा प्राप्त की हो या शिक्षा के द्वारा प्राप्त की हो। मान लीजिए कोई डॉक्टर है कि डॉक्टर ए बी, तो जो डॉक्टर है उसकी उपाधि है, कैसी उपाधि? शैक्षिक उपाधि, एजुकेशनल उपाधि है। अगर बात करें मान लीजिए बात करें तो कोई है एडवोकेट XYZ कुछ ही मान लीजिए, तो एडवोकेट की उसकी क्या है? उपाधि है, एजुकेशनल उपाधि है। मान लीजिए जनरल विपिन रावत, कैसी उपाधि है? सैन्य उपाधि है। तो ये अनुच्छेद 18 में है कि उपाधियों का समाप्त कर दिया गया। अब अपने दूसरे मौलिक अधिकार पर चलते हैं, जो है स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो अनुच्छेद 19 है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 6 की 6 प्रकार की स्वतंत्रता देख लेते हैं। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक का मतलब होता है बोलना, यानी बोलने की स्वतंत्रता है, अपने बात को रखने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी आप शांतिपूर्ण भारत में कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी यदि आपको कोई संघ बनाना है, कोई पार्टी बनानी है तो आप बना सकते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, संचरण का मतलब होता है घूमना, आबाद का मतलब बिना रोक टोक। अगर आप बिना रोक टोक भारत में कहीं भी घूमना चाह रहे हैं तो आप घूम सकते हैं। भारत में निवास की स्वतंत्रता, और आप भारत में कहीं भी बसना चाह रहे हैं तो उसकी भी स्वतंत्रता है। कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, अगर आप कोई भी व्यापार या कारोबार करना चाहते हैं तो आपको उसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। तो आप याद रखेंगे ABCDE, ई है, उसके बाद सीधा G है, F नहीं है इसमें बीच में। F था पहले, वो बाद में निरस्त कर दिया गया था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका, तो याद रखेंगे आपसे पूछेगा प्रेस, मीडिया की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आप याद रखेंगे 19 के ए में। भाई मीडिया क्या करता है? मीडिया बात ही तो रखता है अपनी, तो याद रखोगे अनुच्छेद 19 के ए में है प्रेस की स्वतंत्रता। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अगर आपने कुछ अपराध किए हैं तो भी आपको कुछ संरक्षण मिलेगा कानून की ओर से। अगर सिर्फ हम संरक्षण की बात करें तो पहला संरक्षण तो यही है कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताएगी। दूसरा ये है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। तीसरा है कि आपको अपनी मर्जी से वकील करने की स्वतंत्रता होगी, यानी आप जिस भी वकील को हायर करना चाहते हो। अगर और बात करें तो इसमें लिखा है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार दंड दिया जाएगा, यानी अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको केवल एक ही बार दंड दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राणों की और देह की यानी शरीर की रक्षा करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद बात करें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, निरोध एवं गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब होगा, यानी अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो कुछ आपको अधिकार हैं, उनके विषय में बताया गया है। निवारक कानून के तहत, इसमें लिखा निवारक कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि भले ही आपने कोई अपराध अन्याय किया हो, लेकिन आप जो प्रशासन है उसको ये लगता है कि अगर आप बाहर रहोगे तो आपके बाहर रहने से आपको समाज में एक प्रकार से दंगे हो सकते हैं, कुछ गलत प्रभाव पड़ सकता है, तो उस समय आपको डिटेन कर लिया जाएगा और 3 माह तक आपको बंदी बनाया जा सकता है। ये बात है अनुच्छेद 22 में। उसके बाद हमारा अगला मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है अनुच्छेद 23 और 24 में। तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात्सर्मों को प्रतिषेध करता है। इसका मतलब यह है कि मानव का दुर्व्यापार का मतलब है कि भारत में व्यक्ति को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात्सर्मों को प्रतिषेध करता है। बेगार का मतलब होता है आपने किसी व्यक्ति से कार्य करा लिया और आपने उसका वेतन या मजदूरी नहीं दी तो बेगार कहलाता है। तो भारत में बेगार भी नहीं कराया जा सकती। उसके बाद है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या संकटमय स्थानों पर नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम है तो उस पर किसी भी कारखाने या किसी फैक्ट्री पे कार्य नहीं कराया जाएगा। तो ये है हमारा अनुच्छेद 24। तो ये होगा हमारा मौलिक अधिकार का पार्ट 1। इसके बाद एक पार्ट और आएगा मौलिक अधिकार का, उससे पूरे के पूरे मौलिक अधिकार आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो PDF के लिए आप
टेलीग्राम पर जाकर टेस्ट किताब सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। जितनी पढ़ाई गई है सारी ऑलरेडी वहाँ पर PDF पड़ी हुई है आपकी। अगर आपको बाकी सेशन अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।